ये है प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के संदर्भ में यहाँ पर बात हो रही है। तो उस न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में बात करना है और इस कथनों पर विचार करना है और देखना है कि इसमें जो है कौन सा जो है सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि किसी पारंगत विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है पारंगत विधिवेत्ता को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए जो है क्या अर्हता होनी चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम जो है 10 वर्ष तक जो है न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या ऐसा हो कि किसी उच्च न्यायालय या ऐसे उसी प्रकार के 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में जो है कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। और इससे स्पष्ट होता है कि संविधान में जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए न्यूनतम आयु जो है निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो संविधान जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पारंगत विधिवेत्ता की नियुक्ति का प्रावधान नहीं करता है, जबकि तो इस प्रकार जो है पहला कथन जो है इसमें गलत है और पहला कथन गलत है तो जो है सही है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। और चूंकि हमें सही उत्तर चुनने हैं तो इसमें जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें तो न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने हेतु संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल को निश्चित किया गया है। तो दूसरा कथन जो है गलत है, बिल्कुल निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। हालांकि कुछ प्रावधान किए गए हैं कि 62 वर्ष की आयु धारण करने तक जो है ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है पद धारण कर सकते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति को जो है अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो है संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। और उसे यदि संसद सिफारिश कर देती है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा जो है पदच्युत भी किया जा सकता है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। और उसे किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में अंतरित किए जाने पर यानी अंतरित मतलब कि ट्रांसफ़र किए जाने पर और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने पर उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा। उसके बाद न्यायाधीशों के लिए जो है जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो जो है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इसमें से जो पूरा हो वहाँ तक जो है अपना पद धारण कर सकता है। हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में ऐसा कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है। गलत है, हालांकि पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिर्फ 1, 3 जो है इसका सही उत्तर है, यानी 1 और 3 सही है। तीसरा कथन ये कर है कि न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। तो बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। तो इस प्रकार 1 और 3 जो है इसमें सही है और इसका सही उत्तर जो है बी होगा। 1 और 3 जो है इसमें सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 और प्रश्न यह कह रहा है प्रश्न संख्या 22 और प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें जो है सही उत्तर चुन के आपको बताना है। पहला कथन ये कहा रहा है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति के लिए गए निर्णय जो है मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं? तो बिल्कुल गलत बात है और पहला विकल्प गलत है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है तो विकल्प ए गलत हो जाएगा, विकल्प सी गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प की बात करें तो उनके सदस्यों को केवल कैबिनेट मंत्रियों में से नियुक्त किया जाता है। तो ये भी बात जो है गलत है और यहाँ पर दोनों कथन जो है गलत है। तो इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा डी होगा कि इसमें न तो 1 सही है और न जो है 2 सही है। कार्य संचालन नियम के तहत जो है मंत्रिमंडल समितियों की स्थापना की जाती है और यह जो मंत्रिमंडल समिति होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक अस्थाई समिति होती है और दूसरी जो है तदर्थ समिति होती है।
तदर्थ जो समिति होती है इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थिति के मांग के अनुसार की जाती है और समानतः इसे कैबिनेट मंत्रियों को सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन गैर कैबिनेट मंत्री भी इसमें सदस्य से प्रतिबंधित नहीं होते। और इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प गलत है कि इसमें कैबिनेट के साथ साथ गैर कैबिनेट को प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद तदर्थ समितियां जो है मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय कर लेती है, जिनकी मंत्रिमंडल द्वारा समीक्षा की जा सकती है और इस प्रकार तदर्थ समितियों द्वारा निर्णय अंतिम नहीं होते हैं, यानी कि उनकी जो है मंत्रिमंडल द्वारा फिर से समीक्षा की जा सकती है और इस प्रकार जो है ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो दूसरा भी जो गलत है, इसका आंसर जो है डी होगा, यानी कि न तो एक सही है इसमें और न तो दो सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है वो भारत में निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो बिल्कुल सही बात है। पहला जो है इसमें कथन सही है। इसमें कहा गया है कि सही उत्तर आपको चुनना है, तो पहला सही है, तो विकल्प सी यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है और दूसरा कथन भी सही है, तो इसमें विकल्प बी जो है गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग, तो ये भी बात सही है। ये जो है ऐसी विशेषताएँ हैं जो भारत में निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाते हैं और ये तीनों विशेषताएँ सही हैं, तो यहाँ पर विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो लोकतांत्रिक निर्वाचनों के लिए आवश्यक है कि देश के समस्त वयस्क नागरिकों को निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होना चाहिए और इसे जो है हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में व्यक्त करते हैं और पहला जो है इसमें कथन सही है। दूसरा ये कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, तो ये भी बात जो है सही है। संविधान जो है मुख्य निर्वाचन आयोग यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें और निर्वाचन आयोग और उसके साथ साथ दो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनके कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इनकी नियुक्ति 6 साल के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष के आयु, इसमें से जो भी पहले हो, इसके लिए की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी जो है इन्हें हटाया जा सकता है और यदि संसद के दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से हटाने का संकल्प पारित किया हो, ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा न सके। इसलिए नहीं हटा सके क्योंकि उसने निर्वाचन में उस दल का समर्थन करने से मना कर दिया है। तो इस प्रकार जो है निर्वाचन आयुक्तों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है और इस प्रकार जो है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। 1, 2 दोनों कथन सही है। अब है मतदान में वीवीपैट का उपयोग। तो वीवीपैट जो होती है वो किसी ईवीएम में संयोजित एक स्वतंत्र प्रणाली होती है जो मतदाताओं को यह सुनिश्चितता प्रदान करती है कि उनका मत जो है नियत प्रतिनिधि को गया है, यानी उन्होंने जिसके बारे में सोचा है, जिस प्रतिनिधि के बारे में, उसी प्रतिनिधि को गया है। जब कोई मतदान किया जाता है तब वीवीपैट प्रिंटर पर जो है एक पर्ची प्रिंट हो जाती है जिसमें उस प्रतिनिधि का ध्यान रखना है यहाँ पे कि उस प्रतिनिधि का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह, ये 3 चीज़ अंकित होते हैं जिसको मत दिया गया है और यह जो है 7 सेकेंड तक जो है ईवीएम पर लगे एक पारदर्शी कांच के माध्यम से मतदाता को दिखाई देती है और इसके उपरांत जो है यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है और एक मोहर बंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इन प्रिंट आउट को बाद में जो है गणना के लिए उपयोग भी किया जा सकता है। और इस प्रकार जो है हम देख रहे हैं कि ये भी जो है एक पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। ये विशेषताएँ जो है निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है और इसमें जो विकल्प डी सही है, यानी कि 1, 2, 3 इसमें तीनों जो है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 और प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसमें सही उत्तर चुनना है। पहला कथन ये कह रहा है कि एससीज और एसटीज के लिए प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्षेत्र के कुल सदस्य संख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप जो है स्थान सुरक्षित है। तो प्रयोग करके जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन ये कर रहा है कि एससी और एसटी के लिए प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप स्थान आरक्षित है, जो कि सही है। संविधान के अनुच्छेद
243D में पंचायत में जो है सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है और समस्त पंचायत संस्थानों में 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। SC ST के लिए भी जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी तीनों स्तर पर यानी लोकल गवर्नमेंट के जो तीनों स्तर है उसमें जो है आरक्षण का प्रावधान है। और यदि राज्य को ऐसा लगता है कि OBC के लिए भी करना चाहिए तो राज्य जो है ऐसा भी कर सकता है और OBC के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी जो है सही है कि 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। और किसी राज्य की विधायिका किसी भी पंचायत में पिछड़े वर्ग में सीटों का आरक्षण प्रावधान कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। यदि राज्य को लगता है कि पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है तो इस स्थिति में वह पंचायत में पिछड़े वर्ग के पक्ष में भी जो है सीटों का आरक्षण कर सकता है। और इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है तीनों विकल्प सही हैं और तीनों विकल्प सही है तो विकल्प A विकल्प B तीनों कथन सही है तो विकल्प A B C जो है गलत हो जाएंगे और 1 2 3 यानी कि विकल्प D जो है इसका सही उत्तर होगा। यह है प्रश्न संख्या 25 और प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में विभिन्न मुद्दों की गहन जांच हेतु एक समिति या आयोग का गठन किया गया था। इसने प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग को निर्दिष्ट किया गया है। तो इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है ये पुंछी आयोग की बात की जा रही है और अंतर्राज्य परिषद को की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी। जबकि पुंछी आयोग के गठन की बात करें तो इसका जो है गठन 2007 में किया गया था। इसलिए ये बात संभव ही नहीं है कि प्रथम बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश पुंछी आयोग द्वारा की गई हो। हालांकि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु 2007 में जो है यह पुंछी आयोग गठन किया गया था। हालांकि चूँकि यह 2007 में गठन हुआ था इसलिए पहला जो है इसके कथन जो है पहला जो विकल्प है ये गलत है। और दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प जो है खुसरो समिति की बात कर रहा है और खुसरो समिति जो है कृषि की समीक्षा से संबंधित है, कृषि की समीक्षा से संबंधित है। और इस प्रकार जो है दूसरा भी जो है गलत है क्योंकि ये तो कृषि की समीक्षा से संबंधित है और इसका संबंध जो है अंतर्राज्य संबंध से नहीं है। तीसरे विकल्प की बात करें तो तीसरा विकल्प कर रहा है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यही जो है इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार द्वारा C जो है इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार द्वारा 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय जो है प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति की गई थी और इसको जो है संदर्भित निर्देशों में अन्य के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा भी शामिल थी। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा ही प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। इसने केंद्र पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन अंतरित करने की भी अनुशंसा की। इसी के साथ राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती उनके अनुरोध पर या अन्यथा भी जो है किए जाने की अनुशंसा की गई। लेकिन इन अनुशंसाओं को केंद्र सरकार द्वारा जो है स्वीकारा नहीं गया और ये जो है इसमें C जो है सही उत्तर है। और चौथे की बात करें तो चौथा विकल्प जो है सरकारी आयोग दिया गया है। तो सरकारी आयोग की बात करें तो ये भी जो है सही नहीं है क्योंकि अंतर राज्य परिषद की स्थापना जो है 1990 में सरकारी आयोग के अनुशंसा के उपरांत की गई थी। लेकिन इसकी संस्तुति की बात करें तो इसकी संस्तुति पहले ही 1966 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग आया था उसके आधार पर की गई थी और राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता के लिए 1983 में जो है सरकारी आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया, जिसने केंद्र और राज्यों के मध्य सभी क्षेत्रों में विद्यमान व्यवस्था का परीक्षण करने, समीक्षा करने और उचित परिवर्तन और उपायों की अनुशंसा करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार जो है ये जो प्रश्न संख्या 25 है इसका सही उत्तर जो है D है क्योंकि इसकी प्रथम बार संस्तुति प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 और प्रश्न ये कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के निवारण हेतु RBI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से जो है सही उत्तर जो है इसमें चुन के आपको बताना है। तो सबसे पहला बात कहा जाए कि रेपो रेट में कमी। तो सबसे पहले ये समझना है कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। RBI द्वारा बैंकों को अल्पकालिक यानी कि कम छोटे समय के लिए ऋण दिया जाता है और रेपो रेट का प्रभाव ऋण पर, ब्याज दरों से लेकर जमा पर, रिटर्न तक सभी पर पड़ता है।
तो इस प्रकार जो है पहला कथन सही है। रेपो रेट को 4.4% से 4% तक कम करना, अर्थात रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट यानी कि BPS, इसे बेसिस पॉइंट कहते हैं, कि कटौती करना। ऐसे जो है बैंक कम लागत पर RBI से अधिक मुद्रा उधार ले सकेंगे और कम ब्याज दर पर व्यवसायों को धन उधार दे सकेंगे। इसलिए जो है पहला कथन जो है सही है कि रेपो रेट में कमी की गई है। दूसरे कथन की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, तो दूसरा जो है सही नहीं है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि वह ब्याज दर जिस पर RBI अल्प अवधि के लिए यानी छोटे समय के लिए बैंकों से पैसा उधार लेता है और इस प्रकार RBI द्वारा आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करके बैंकों से अधिशेष धन को अवशोषित किया जाता है। तो दूसरा कथन जो है सही नहीं है, इसमें वृद्धि की बात नहीं है। RBI ने रिवर्स रेपो दर को वृद्धि नहीं किया है बल्कि घटाकर 3.75% कर दिया गया है। कम रिवर्स रेपो रेट बैंकों को RBI के पास मुद्रा जमा करने को हतोत्साहित करेगा और यह बैंकों को केंद्रीय बैंक से कम पैसा निवेश करने को प्रेरित करेगा। चूँकि इससे इन्हें कम रिटर्न प्राप्त होगा, इसलिए व्यवसायों को अधिक ऋण प्रदान करेंगे। दूसरा कथन सही नहीं है और दूसरा सही नहीं है, तो इसका सीधा उत्तर निकल के आ गया कि C जो है इसका सही उत्तर है। 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर है। तीसरा ये कह रहा है कि ऋण के भुगतान पर अधिस्थापन, जो कि सही है। मौद्रिक दबाव को कम करने हेतु RBI ने 6 महीना के लिए ऋण के पुनर्भुगतान पर रोक लगाने की भी घोषणा की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के निवारण हेतु RBI द्वारा ये जो है उपाय किए गए हैं। रेपो रेट में कमी की गई है, रिवर्स रेपो रेट में कमी की गई है और ऋणों के भुगतान पर अधिस्थगन किया गया है। तो इस प्रकार जो है 1-3 इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 और प्रश्न ये कर रहा है कि भारत में लॉबिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो पहला कथन इसमें यह कह रहा है कि यह दबाव समूहों द्वारा नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए सहमत करने हेतु प्रयोग में की जाने वाली एक तकनीक है, जो कि बिल्कुल सही है। दबाव समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु 3 प्रकार के जो है 3 वो विभिन्न तकनीक का उपयोग करते हैं। सबसे पहले तकनीक की बात करें तो वे सार्वजनिक कार्यालयों के उन व्यक्तियों को सहमत करने का प्रयास करते हैं जो उन हितों के प्रति अनुकूल प्रवृत्ति रखते हैं जिन्हें वे बढ़ावा देना चाहते हैं, और इस तकनीक को जो है इलेक्शनियरिंग कहा जाता है। द्वितीय तकनीक की बात करें तो वे सार्वजनिक अधिकारियों जो प्रारंभ में भले ही उनके प्रति अनुकूल प्रवृत्ति रखते हो या न रखते हो, उनको उन नीतियों को अपनाने और लागू करने के संबंध में संगत करने का प्रयास करते हैं और उन्हें लगता है कि वे उनके हितों के लिए सर्वाधिक फायदेमंद सिद्ध होगी, और इसे जो है हम लोग लॉबिंग कहते हैं और लॉबिंग के बारे में ही जो है प्रश्न में पूछा गया है। और तीसरे की बात करें तो वे जनता की राय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह सरकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव बनाने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता की राय से काफ़ी प्रभावित होती है, और ये जो है तीसरा प्रकार है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि पहला कथन जो है इसमें सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि यह भारत में वैधानिक रूप से मान्य है, तो दूसरा कथन जो है यहाँ पर गलत है और दूसरा गलत है। तो इसका उत्तर जो होगा केवल एक जो है सही होगा। यह भारत में वैधानिक रूप से मान्य नहीं है। भारत में अभी तक लॉबिंग को वैधानिक या गैर वैधानिक रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। भारत में एकमात्र विधि जिसकी लॉबिंग के संदर्भ में कुछ प्रासंगिकता है वह है भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 7। इसे जो है किसी अधिकारित के संबंध में वैधानिक परिश्रमी के अतिरिक्त लोक सेवक द्वारा दिए गए लाभ के रूप में अवैध घोषित करती है, और इस प्रकार जो है दूसरा विकल्प गलत है, पहला जो है सही है और केवल एक जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 और प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर पहला जो है गलत है और यहाँ पर गलत ही पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो पहला गलत है। तो ये दोनों जो है विकल्प
गलत हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है धारण करता है, इसलिए जो है पहला कथन सही नहीं है। दूसरा कथन ये करा है कि संविधान यह प्रावधान करता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाएगा। तो सरकार की संसदीय प्रणाली पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन यह संविधान द्वारा नहीं, सरकार की संसदीय प्रणाली द्वारा जो है यह नियुक्त किया जाता है। और इसलिए जो है दूसरा कथन भी यहाँ पर गलत है और दूसरा भी गलत है, तो हमें गलत ही चुनना है। तो डी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि विकल्प ए में तो 2 है ही नहीं। और तीसरा ये कह रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो ये भी बात जो है गलत है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं। संवैधानिक रूप से जो है प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, से निर्वाचित हो सकते हैं या मनोनीत हो सकते हैं। इस प्रकार तीसरा भी कथन गलत है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन गलत है, तो इसका आंसर जो है डी होगा, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 और प्रश्न ये कह रहा है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, यानी कि सरफेसी एक्ट जो है, इस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है। यानी कि यहाँ पर जो है सही कथन को बताना है। तो सबसे पहला ये पूछा गया है कि यह बैंकों को एनपीओ में बदल चुके ऋण की वसूली हेतु उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई परिसंपत्तियों को सीधे नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो सरफेसी एक्ट है, ये अनिवार्य रूप से बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को या उन आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की सीधे नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें उधारकर्ताओं से ऋण वसूलने हेतु बंधक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो। और इस अधिनियम के प्रभावी, यानी कि जब तक यह अधिनियम नहीं आया था, तो इससे पहले जो है प्रतिभूति ऋण वसूल करने हेतु न्यायालयों में जो है सिविल वाद का सहारा लेना पड़ता था, जो कि एक लंबी और विलंबकारी प्रक्रिया होती थी। तो इस प्रकार जो है पहला कथन जो है सही है कि यह जो है बैंकों को एनपीओ में बदल चुके ऋण की वसूली हेतु उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई परिसंपत्तियों की सीधे नीलामी करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। दूसरा कथन ये करा है कि अधिनियम सहकारी बैंकों पर आरोपित नहीं होती, जो कि गलत है। अधिनियम जो है सरकारी व सहकारी बैंकों पर भी आरोपित होती है। और इस प्रकार विकल्प बी जो है इसमें गलत है और बी गलत है, तो ये तीनों विकल्प गलत हो गए। सिर्फ ए जो है इसका सही उत्तर है। यानी कि पूर्व में पहले जो है यह भ्रम था कि सहकारी बैंकों द्वारा अशुद्ध ऋणों की वसूली हेतु सरफेसी अधिनियम का जो है उपयोग किया जा सकता है या नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ राज्यों के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह जो है उन पर आरोपित नहीं होता, जबकि कुछ अन्य मामलों में जो है हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपित है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अधिनियम जो है सहकारी बैंकों पर भी आरोपित होगा, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक के संदर्भ में। तो इस प्रकार जो है दूसरा कथन जो है सही नहीं है, गलत है। तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 और ये प्रश्न कर रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति और तनख्वाह समिति ये सभी किससे संबंधित है। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो कि 1990 में आया था। वहीं बात करें बोहरा समिति की, तो बोहरा समिति अक्टूबर 1993 में। और वहीं बात करें तनख्वाह समिति की, तो तनख्वाह समिति को 2010 में नियुक्त किया गया था। यहाँ प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये तीनों जो समिति है, ये सभी समिति किससे संबंधित है। तो ये सभी समिति जो है चुनावी सुधार से संबंधित है, न कि न्यायिक सुधार से, न कि केंद्र राज संभार से और न पंचायती राज सुधार से। ये सभी समितियाँ जो है चुनावी सुधार से संबंधित है। तो इसका उत्तर जो है ए होगा। बात करें दिनेश गोस्वामी समिति की, तो यह जो है 1990 में आया था यह दिनेश गोस्वामी समिति, और भारत में निर्वाचन संबंधी सुधारों से संबंधित थी। इसने राजनीतिक दलों हेतु राज्य द्वारा धन उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दिया, और इसने यह भी सुझाव दिया कि एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं प्रदान करनी चाहिए। तो ये जो है दिनेश गोस्वामी समिति का चुनाव संबंधी सुधार थे। बात करें बोहरा समिति की, तो बोहरा समिति जो है अक्टूबर
1993 में जो है इसका गठन किया गया था। भारत के पूर्व गृह समिति NN वोहरा, जो कि पूर्व गृह सचिव थे, NN वोहरा के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके द्वारा भारत में राजनीति के आपराधिकरण तथा अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच की साठगांठ की समस्या का अध्ययन किया गया। वही तनख्वाह समिति की बात करें तो तनख्वाह समिति जो है 2010 में नियुक्त किया गया था और इसका कार्य जो है निर्वाचन विधियों और निर्वाचन सुधारों के संपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना था। तो इस प्रकार जो ये तीनों समिति जो है चुनावी सुधार से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति और तनख्वाह समिति। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में।